हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो आइए देखते हैं लोकसभा के संबंध में। लोकसभा के कई नाम दिए जाते हैं। निम्न सदन कहते हैं इसको, लोकप्रिय सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। निम्न सदन जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम बड़ों की सभा कहते हैं। वहीं संसद का ये दूसरा अंग है लोकसभा, तो लोकसभा को हम यहाँ पर निम्न सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनको जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, इसलिए उनके प्रति लोकप्रिय है, तो इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन की अगर बात करें, क्योंकि सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे देगा तो लोकसभा विघटित मानी जाती है। तो इस तरीके से इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं सदस्यों का चयन कैसे होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वहाँ पर 2-3 चीज़ें आती हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है। देखिए, सबसे पहले इसका सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कि जनता के द्वारा सीधे इनके चुनाव में भाग लिया जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में आपने देखा था कि वहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जनता के द्वारा सीधे हिस्सा नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सदस्यों के चयन में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका चयन होता है। दूसरा आता है सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब यह है कि यहाँ पर देश का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, 18 वर्ष से ऊपर है, वो सार्वजनिक रूप से इसके चुनाव में हिस्सा लेता है। ठीक है, अगला बात आती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि पहले आओ सब ले जाओ। ठीक है, पहले आओ सब ले जाओ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कितना भी सीट पड़े, यहाँ पर वोट जैसे एक सदस्य को 14 मिल रहा है, यहाँ पर 50 मत पड़े हैं टोटल और किसी को 20 मिले हैं, तो अगले को मान लीजिए 5 मिले हैं। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जैसे 50 है और 50 के आपको आधे जो 25 हुए इतना सीट प्राप्त करना है तभी आप जीतेंगे। मतलब जितना पड़ेगी उसमें से जो भी व्यक्ति ज़्यादा वोट पाएगा वो जो है चुन लिया जाएगा, यानी वो सदस्य हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं योग्यता के संबंध में। लोकसभा के जो सदस्य हैं उसके लिए पहली चीज़ शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि कम से कम वह 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अगला बात है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर का मतलब है कि जैसे हमने बताया आपको कि वो किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, उसको पहले वो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कोई पागल या दिवालिया व्यक्ति है, अब वो ऐसा सदस्य नहीं बन सकता है, तो यानी उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये हुई इसके योग्यता की बात। कार्यकाल की अगर बात करें तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है अगर लोकसभा विघटित होती है। तो सामान्यतः 5 वर्ष है या उससे पहले भी इनका पद समाप्त हो सकता है। अगला बात है आरक्षण की। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आरक्षण के संबंध में 330 और 331 ये 2 अनुच्छेद आते हैं। देखिए, 330 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और जनजाति के लिए 47 सीट निर्धारित किया गया है। वहीं 331 में अगर बात करें तो जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य थे उनकी संख्या 2 थी। हालांकि अभी इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसमें आरक्षण के अगर हम संबंध में देखेंगे तो 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। आइए थोड़ा देखते हैं लोकसभा के संबंध में। लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या रहेगा कि जो लोकसभा है
उसकी जो कार्यवाही होती है, जब सत्र चलता है तो लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो सदस्य चुन करके आते हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं और वही सदस्य एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में। पहला चीज़ तो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है, यानी कोई विधेयक अगर है तो वो धन विधेयक है कि नहीं है तो ये लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्धारण करता है। दूसरा, जब संयुक्त अधिवेशन होता है, देखिए किसी प्रस्ताव पे अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है। ठीक, तो जो वो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको फंसाता है और मतलब ये यहाँ जितने ये धन विधेयक या अधिवेशन से संबंधित जो हमने पॉइंट यहाँ पर लिखा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और लोग यहाँ पर गलत करते हैं क्वेश्चन इसको। खैर आइए देखते हैं। अगला, निर्णायक मत का अधिकार होता है। जब जैसे लोकसभा में किसी प्रस्ताव पे अगर वोटिंग होती है और उस पे अगर बराबर मत दोनों तरफ मिलती हैं तो दोनों तरफ अगर बराबर मत हुए तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकता है किसी भी तरफ। जो दोनों पक्ष होंगे वो किसी भी तरफ अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगली बात है कि त्यागपत्र के संबंध में, तो त्यागपत्र के संबंध में अगर हम देखें तो जो लोकसभा अध्यक्ष है जब वो अपना त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को दे सकता है, वहीं उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। यानी अगर ये दोनों अपना पद छोड़ना चाहें तो ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं और अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये थी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में कुछ चीज़ें। थोड़ा और हम देखते हैं लोकसभा को। देखिए मंत्रिपरिषद जो है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए होगी कि जो मंत्री हैं, जो लोकसभा के सदस्य, वो जनता के द्वारा सीधे चुन के आते हैं। फिर अगर वहीं राज्यसभा के मंत्रियों की बात करें तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको राज्य की विधायिका के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और उन सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यानी कहने का मतलब जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होना चाहिए। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए जो भी है ये मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा। अगर धन विधेयक है वो लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि पास भी पहले होगा, यानी वो पेश पहले किया जाएगा लोकसभा में। ठीक, अगला पॉइंट है कि जमानत जब्त होना। जमानत जब्त होना का मतलब है कि जितने भी वोट डाले जाएंगे उसका अगर 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि कोरम। अब कोरम क्या रहता है? कोरम को कहते हैं गणपूर्ति, यानी किसी भी सदन को चलाने के लिए जितने भी सदस्य हैं उनके 1/10 यानी 1/10वां भाग अगर वहाँ पर सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो उस सदन को लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर सकता है। यानी एक कम से कम संख्या निर्धारित की गई है कि 1/10 सदस्य तो होने ही चाहिए जब उसकी कार्यवाही को चलाया जा सके। अगला पॉइंट है 60 दिन अनुपस्थित। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सदस्य जो लोकसभा का सदस्य है वो संसद से अगर 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है बिना बताए हुए तो उसका अध्यक्ष उस सदस्य का पद समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये कई यहाँ पर पॉइंट हमने अलग से लिखे थे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। लिख के याद करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।